पॉलिटिकल थिंकर्स कर रहे थे हम लोग, राजनीतिक विचारक। कौन-कौन से थिंकर्स कर लिया हमने? मार्क्स को कर लिया, गांधी को कर लिया और प्लेटो, अरस्तू, कन्फ्यूशियस, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी कर लिया हमने। आज हम लोग करेंगे मैकियावेली। नाम सुना है आप लोगों ने इनका? ये सर सुना है क्योंकि उसमें है ना सिलेबस में। ये तो इसमें है, इसलिए सुना हुआ है। इसके अलावा कुछ सुना है आपने, किस लिए जाने जाते हैं ये? नहीं सर, सिलेबस में ही पढ़े। सिलेबस में पढ़े हैं। अलका, आपको पीडीएफ नोट्स बनाने नहीं आता है? सर अभी नहीं यार, मैं वही कोशिश कर रही थी सर, आया नहीं मेरे को बनाना। एक प्ले स्टोर में जाकर के एक ऐप है, क्लियर, CLER, क्लियर स्कैनर। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का जी। होगा। हाँ, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और क्लियर इसके। हाँ, जैसे फोटो खींचते हैं, फोटो खींच करके वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। तो पीडीएफ में करके फिर भेजा करिए, ठीक है? क्योंकि फोटो विजिबल नहीं होता, और फोटो भेजेंगे तो फिर चेक नहीं कर पाऊंगा नोट्स में ना, तो उसको पीडीएफ में भेजना है, ठीक? जी सर। हाँ, अब तक हम लोगों ने जिन थिंकर्स को पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में या राजनीति विज्ञान में, वे सारे थिंकर्स जैसे कन्फ्यूशियस हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तू हो गए, ये लोग नैतिकता की बात करते हैं, ये लोग आदर्श की बात करते हैं। आज अब जो थिंकर्स स्टार्ट होंगे, ये लोग यथार्थ की बात करेंगे, वास्तविकता की बात करेंगे। तो मैकियावेली उनमें से एक है। इनका पूरा नाम था निकोलो मैकियावेली। ठीक है। कहाँ के थे ये? इटली के रहने वाले थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक विचारक थे। इनकी जो जो इनकी फेमस बुक है, जहां से इनके विचारों के बारे में पता चलता है, उसका नाम है द प्रिंस। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैकियावेली की पुस्तक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, द प्रिंस किसकी पुस्तक है? और ऑप्शन रहेगा थॉमस हॉब्स, मैकियावेली, प्लेटो, अरस्तू। तो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकता है। इनका व्यू क्या है? यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये आदर्श की बात नहीं करेंगे, यथार्थ की बात करेंगे। तो आदर्श और यथार्थ में क्या अंतर होता है, ये बताया था आप लोगों को, ठीक? इन यस सर। हाँ, इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो सत्ता होती है, उसको कैसे प्राप्त करें। और जब यथार्थ की बात कर रहे हैं, तो मतलब व्यवहार की बात करेंगे, ये जो वस्तु स्थिति है उसकी बात करेंगे, ठीक है? आदर्श का मतलब होता है कि जो हम होना चाहते हैं, जो है नहीं, जो हम होना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो भी हम बने नहीं है, वो आदर्श होता है। यथार्थ का मतलब ये होता है कि जो हम हैं, जो अभी हम नहीं बने हैं, तो जो हमारी वस्तु स्थिति है, जो हमारे बिहेवियर में है। तो सत्ता के प्रति ये एक व्यवहारिक जो पहलू होते हैं, उस पे इन्होंने जोड़ दिया है मैकियावेली ने। विकिपीडिया का थोड़ा-सा शेयर किया ताकि आप लोगों को फोटो वगैरह इससे थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो। तो ये मैकियावेली यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है? निकोलो मैकियावेली का चित्र है ये। और इटली के राजनैतिक या राजनयिक माने जाते हैं, राजनैतिक दार्शनिक माने जाते हैं। और आपको पता था कि पहले के लोग मल्टी डायमेंशनल होते थे, तो संगीतज्ञ भी थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे, ठीक है? जो रेनेसा का दौर चल रहा था इटली में, तो उस समय के प्रमुख व्यक्तित्व थे। और कर्मचारी थे फ्लोरेंस रिपब्लिक के, ठीक है? इनका जो पॉपुलैरिटी बढ़ी, वो किताब के कारण बढ़ी, जो कि द प्रिंस के नाम से है। तो इस प्रिंस को व्यावहारिक राजनीति का ग्रंथ भी कहते हैं, जो आदर्श की और नैतिकता की बात नहीं करता है, बल्कि राजनीति में जो वस्तु स्थिति है, जो यथार्थ है, उसकी बात करता है, ठीक है? कौन किसने बोला था कि राजा दार्शनिक होना चाहिए या दार्शनिक लोगों की राजा होनी चाहिए? किसका कथन है ये? प्लेटो, अरस्तू, कन्फ्यूशियस, मैकियावेली, किसका कथन है? प्लेटो। प्लेटो, ठीक है? तो राजा कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए पे बात करेंगे मैकियावेली, या सरकार कैसी है, कैसी हो जाती है, व्यवहार में चीजें कैसी हैं, उस पे बात करेंगे। तो व्यवहारिक पक्ष पे बात करेंगे, ठीक है? तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनमें से एक मैकियावेली भी जाने जाते हैं। और ये सारी चीज़ इनके बारे में पता ही है आप लोगों को, ठीक। ठीक है, तो कुछ बेसिक है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब सीधे आते हैं इनका पॉलिटिकल थॉट्स क्या था, राजनीति को लेकर के क्या-क्या विचार दिए उन्होंने। तो सबसे पहले विचार यही था कि ये यथार्थवादी राजनीति की बात करेंगे, रियल पॉलिटिक या रियल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो रियलिटी की बात करेंगे ये, ठीक है?
और इन्होंने कहा, क्योंकि इससे पहले लोग नैतिकता पे जोर दे रहे थे, लेकिन मैकियावेली क्या बोलेंगे कि नैतिकता और राजनीति ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। दोनों को अलग करके रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो शासक होता है वो नैतिक होने की बजाय शक्तिशाली, चालाकी और जो व्यावहारिक चीज़ें हैं उस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शासक अगर शक्तिशाली नहीं होगा, चालाक नहीं होगा, व्यावहारिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएगा तो वो शासक नहीं रह पाएगा। क्योंकि शासक के अगेंस्ट बहुत सारी साजिशें चलती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें शासक के पद से हटाना चाहते हैं, जैसे सरकार है। तो सरकार वही पार्टी बनाती है जिसको बहुमत मिले। जिस पार्टी को कम बहुमत मिलता है वो विपक्ष में आती है और विपक्ष के लोग लगातार कोशिश करते हैं कि सरकार की कमियाँ गिनाई जाए। सरकार जो प्रस्ताव लेकर के आ रही है उस पे बाधा उत्पन्न किया जाए, उसको पारित ना होने दिया जाए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको बुरा चेहरा दिखाया जाए सबके सामने, ठीक है? तो अरविंद केजरीवाल के जो पोस्टर्स बनते हैं अगर आप ध्यान देंगे, तो उसमें नेताओं के फ़ोटो परेशान अवस्था में लगाए जाते हैं, रोते हुए लगाए जाते हैं या चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। तो एक फ़ोटो लगा देते हैं वहाँ पे और बगल में कोई एक जैसे सड़क में गड्ढे हैं या कुछ खराब शिक्षा व्यवस्था है, वो फ़ोटो लगा देंगे और उसको प्रचार करेंगे। तो इसका क्या उद्देश्य है कि लोगों को बताना कि ये ठीक सरकार नहीं है या जो व्यक्ति बैठा है वो ठीक नहीं है। इसी के बजाय क्या करते हैं, अपना पोस्टर एक बनवाते हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल का टूटा हुआ बिल्डिंग बनाएँगे और फिर एक अपना बनवा देंगे बढ़िया बिल्डिंग जो अपने बनवाई है और यहाँ पे लिख देंगे ये सरकार और अपना लिख देंगे आप सरकार, ठीक? तो जब आप शक्ति पे होते हैं, जैसे आप देखेंगे जितने भी राजा थे, तो उस राजा के खिलाफ षड्यंत्र चलते थे और बहुत सारे राजाओं की हत्या कर दी गई। क्योंकि आप नैतिक हैं, नैतिकता के पथ पे चल रहे हैं और सामने वाला अनैतिक है। वो खाने में विष डाल के दे देगा या हत्या कर देगा या आपके उसमें जो नज़दीकी लोग हैं, उसमें घुल-मिल जाएगा। तो मैकियावेली का जो थॉट्स था, इस पे था कि हमें अपने लोगों से ही खतरा है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में आपका नुकसान कौन कर सकता है? जो आपके अपने लोग हैं, वही लोग नुकसान कर पाते हैं। इसलिए बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो अकेले रहता है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और जब आपके बारे में कम जानेंगे लोग, आपकी कमियों के बारे में कम जानेंगे, आपकी कमजोरियों के बारे में कम जानेंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं लोग, ठीक? तो इसका क्या एग्ज़ाम्पल है? सारे ही जो थॉट्स हैं उससे रिलेटेड करंट एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं आपके नोट्स में सो दैट आप कनेक्ट कर पाएँ कि मैकियावेली को क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है जो आज की राजनीति में कूटनीति होती है। राजनीतिक अवसरवाद, मौकापरस्ती, दल-बदल, ठीक है? कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक यथार्थ को दिखाती हैं कि हम नैतिकता की बात तो करते हैं, लेकिन राजनीति में यथार्थ जो राजनीति का यथार्थ या वास्तविक रूप है, वो इस तरह से है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैकियावेली ने दिया, वो सत्ता के संरक्षण को लेकर के दिया, ठीक है? मैकियावेली ये कहते हैं कि एक जो शासक होता है या जो सरकार होती है, वो क्या करती है? भरपूर कोशिश करती है कि हमारी सरकार बनी रहे। अभी जो इमरजेंसी मूवी आपने देखा तो इंदिरा गांधी यही कोशिश करती हैं कि मैं सरकार में रहूं, मैं प्रधानमंत्री रहूं और उनको लगता है कि उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, अब देश के लोग मुझे नीचे उतारना चाहते हैं या सरकार से हटाना चाहते हैं और फिर उसी कसोपेश में या पसोपेश में आकर के वो इमरजेंसी लेकर के आती हैं, क्योंकि विपक्ष की जो जनता पार्टी थी वो बहुत मजबूत हो रही थी, आंदोलन कर रही थी, ठीक है? तो जो संपूर्ण आंदोलन चल रहा था, तो फिर इन्होंने क्या किया अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए इमरजेंसी लेकर के आई। तो मैकियावेली यही कह रहे हैं कि शासक को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय अपनाने चाहिए। हर संभव का मतलब केवल नैतिक होगा कि अनैतिक उपाय भी हो सकते हैं? क्या होगा? अनैतिक उपाय भी हो सकते हैं। हर संभव उपाय में वो भी आ जाएगा। उन्होंने कहा कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है? अब तक आपने पढ़ा महात्मा गांधी को आपको क्यों पहले पढ़ाया गया? इसीलिए पढ़ाया गया ताकि आप हमने कुछ मॉडर्न को भी पढ़ा, कुछ एकदम सबसे स्टार्टिंग वालों को भी पढ़ा, ताकि जो बीच के हम पढ़ें तो तुलनात्मक रूप से पढ़ पाएँ, ठीक है? तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अगर हम कोई साध्य या लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो इस साध्य तक पहुँचने के लिए जो हमारे पास साधन होगा, ये साधन पवित्र होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, ठीक है?
ये कह रहे हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधन शुद्ध हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप देखेंगे कि वास्तविकता यही है, राजनीति और सत्ता की। बहुत सारे जो बादशाह बने या बहुत सारी सरकारें बनी, तो वो सरकारें कैसी बनी? क्या वो नैतिक रास्ता था? जवाहरलाल इमरजेंसी मूवी में दिखाया गया है और इसके अलावा भी एक प्रधानमंत्री वेब सीरीज़ आती थी दूरदर्शन डीडी न्यूज़ पे, अभी भी पड़ी यूट्यूब पे। प्रधानमंत्री वेब सीरीज़ राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए वो। प्रधानमंत्री उसका नाम ही है। बहुत शानदार वेब सीरीज़ है। एक तरह से डॉक्यूमेंट्री है वो, सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया गया है। तो एक रिसेंट अभी जो प्रधानमंत्री मूवी है नेटफ्लिक्स पे है और दूसरा प्रधानमंत्री एक धारावाहिक या डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, तो वो देखना चाहिए आप लोगों को। इससे स्टार्टिंग से लेकर के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं, क्या-क्या दाँव पेच चले, क्या-क्या कूटनीति चली, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी बहुत महत्वाकांक्षी थी। वो प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन उनकी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से नेहरू उन्हें खुद पसंद नहीं करते थे। ये दिखाया गया इमरजेंसी मूवी में भी बाकी जगहों पे और इनको गूंगी गुड़िया बोला जाता है क्योंकि बोलती कम थी, ठीक है? तो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? हाँ जी, राजनीति के स्टूडेंट बताएँ, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम? लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री, पक्की बात है? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद? लाल बहादुर शास्त्री। लाल सर बहा राजेंद्र प्रसाद तो नहीं थे। सर वो कंफ्यूज हो गई मैं, सॉरी सॉरी सर। राष्ट्रपति कौन थे भारत के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे सर, मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मेरे को समझ आया, आपने राष्ट्रपति बोला क्या? अच्छा, ये बात है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में कन्फ्यूज़ हैं आप लोग। ठीक। नहीं नहीं, मुझे लगा आपने बोला ना जवाहरलाल नेहरू के बाद, मैंने बोला कि प्रेसिडेंट बोला, सर ने प्राइम मिनिस्टर बोला है, जवाहरलाल नेहरू के बाद तो नॉर्मल सी बात प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री बने और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी, वो कैसे हुई थी, आज तक उस पे पर्दा डला हुआ है। क्योंकि इंदिरा गांधी तो बनना चाहती ही थी, दबाव तो था ही। क्योंकि इंदिरा गांधी ने उससे पहले बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो उनकी बहुत ख्याति थी और उसके बाद बनी इंदिरा गांधी, ठीक है? और इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी के एक बेटे थे संजय गांधी, नाम सुना आप लोगों ने? जी सर। और जी सर। संजय गांधी इतने एम्बिशियस थे कि इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ रहे थे और फिर एक दिन उनका जो प्लेन होता है, वो क्रैश हो जाता है, वो भी निकल लेते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो शासक होते थे, सुल्तान होते थे, तो उनके फैमिली के लोग किसी तरह से हत्या कर देते थे या उनको जेल में डाल के खुद शासक बन जाते थे। तो आज़ादी के बाद भी जो चीज़ें हुई हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो लोग सत्ता में आए, सरकार बनाए, उन्होंने जो साधन प्राप्त किया, जो जिसकी वजह से वो सत्ता में आए, वो नैतिक नहीं है। और आज भी बहुत सारे लोग जो सत्ता में आते हैं या बने रहते हैं, वो कितने नैतिक साधन का उपयोग करते हैं, इस पे विचार करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है? तो मैकियावेली क्या कह रहे हैं कि कई तानाशाह और सम्राट ने सत्ता बनाए रखने के लिए कठोर नीतियाँ अपनाई, कठोर नीतियाँ। कठोर नीतियों का मतलब कि वो नैतिक हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? दूसरा भय, शासन के लिए भय बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर केवल प्रेम करेगा शासक, तो लोग डरेंगे नहीं उनसे और डरना बहुत ज़रूरी है। बिना डरे काम नहीं होता है, ठीक है? तो भय सत्ता बनाए रखने के लिए अति सहायक होता है। श्री रामचंद्र जी जब जा रहे थे, सीता को लाने के लिए रावण लेकर के गया था, तो उनको बनाना पड़ा पुल क्योंकि समुद्र था तो उसपे ब्रिज बनाना ज़रूरी था। और समुद्र का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें लहरें कितनी तेज़ होती है। तो पत्थर डाल के बनाना था, लेकिन लहरें इतनी तेज़ थी कि पत्थर डालते ही इधर-उधर हो जाती थी, एक जगह इकट्ठा ही नहीं होती थी। तो किसी ने कहा कि
आप एक बार सागर देव से प्रार्थना करिए कि वो रास्ता दे ताकि पुल बन पाए। तो श्री राम ने कहा कि ठीक बात है, अच्छी बात है। और उन्होंने फिर प्रार्थना शुरू किया, सागर देव को बुलाना शुरू किया, प्रार्थना शुरू किया कि हे सागर देव थोड़ा रास्ता दे दीजिए, हम जनहित के कार्य में जा रहे हैं, नेक कार्य में जा रहे हैं, ठीक है? लेकर के आना है, अनैतिक तरीके से रावण लेकर गया, हम नैतिकता के रास्ते पे हैं, नैतिक है ये, जा रहे हैं लेकर के आने के लिए। तो जो सागर देव थे, उनके कान में जूं तक नहीं रहेगा, पड़े हुए मस्त थे एकदम। फिर जब 3 दिन हो गए इंतजार करते-करते, विनय करते-करते, नैतिकता के रास्ते पे चलते-चलते, तब श्री राम जी को आ गया गुस्सा और उन्होंने निकाला तीर कि अब इस पूरे सागर को ही सुखा देना है, कहानी खत्म करनी है इनकी। तो उसको तुलसीदास ने क्या लिखा कि प्रार्थना करते गए 3 दिन बीत, प्रार्थना और विनती करते-करते 3 दिन बीत गए और भय भी न होहि न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती है, बिना डर के कार्य नहीं होता है। और जैसे उन्होंने तीर निकाला, तुरंत त्राहिमाम करते हुए सागर देव बाहर आ गए। तो नैतिकता से सारे काम हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर नैतिकता से सारे काम हो, तो कृष्ण एक हाथ में चक्र क्यों लेते? बाँसुरी बजाते रहते। क्योंकि बाँसुरी की भाषा सबको समझ में नहीं आती है। कुछ लोगों को चक्र की भाषा समझ में आती है, तो उनको चक्र के रास्ते से भी समझाना पड़ता है। तो मैकियावेली जो वास्तविकता की बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि शासक केवल प्रेम करे तो कोई डरेगा नहीं उनसे। भय ज़रूरी है और आप देखेंगे कि बहुत सारे सरकारों ने इसका रास्ता अपनाया। जैसे हिटलर, स्टालिन, तो चाइना में देखिए जो शासक हैं, वहाँ पे कितना डर रहता है लोगों को, जनता को। यहाँ तो जनता लोकतंत्र के नाम पे कुछ भी करती रहती है, इसलिए जनता को भीड़ तंत्र कहा। किसने कहा जनता को भीड़ तंत्र? डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी किसने कहा है? कौन से थिंकर ने कहा है? पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। अरस्तु सर। तो अभी कल ही पढ़ाया गया है, तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग? अभी कल वाली क्लास में बताया गया है कि किसने कहा है, तो रिवीजन करिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है? चौथा इन्होंने क्या बोला? नैतिकता का त्याग करना है। इससे पहले लोग क्या कह रहे थे कि नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता चिल्ला रहे थे। आदर्श आदर्शवादी व्याख्या यथार्थ में नैतिकता से कार्य नहीं चलेगा, ठीक है? मैकियावेली ने कहा कि राजनीति में नैतिकता की सीमा को क्रॉस करना पड़ेगा, उसको किए बिना आप काम ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि आप बहुत सारे देखा होगा कि कुछ लोग एकदम नैतिक होकर राजनीति में उतरे, लेकिन लोगों ने जीने ही नहीं दिया उनको। इतनी सारी चीज़ें करी कि फिर उनको वो रास्ता अपनाना ही पड़ा, जो कि अनैतिक था, ठीक है? तो राजनीति में कई सारे जो अभी समझौते होते हैं, गठबंधन होते हैं, तो ये सारे नैतिकता के मूल्यों के विरुद्ध किया जाता है। तो आधुनिक राजनीति में ये यथार्थवादी या व्यावहारिक तरीके से देखा जाए तो ये दिखाई पड़ता है। सेना का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैकियावेली कहते हैं कि अगर किसी राजा के पास मजबूत सैन्य शक्ति नहीं है, तो उसकी राज्य की सुरक्षा नहीं हो सकती। भारत के पास जब परमाणु बम नहीं था, तो इमरजेंसी मूवी देखेंगे तो स्माइलिंग बुद्धा आएगा उसमें, जो प्रोजेक्ट था स्माइलिंग बुद्धा। जब परमाणु बम नहीं था तो कोई भी आके धमका देता था भारत को, सब लोग डरते थे और पूरे जिनके पास बन गए थे एटम बम वो कोशिश करते थे कि भारत ना बना पाए, ठीक है? लेकिन भारत भी अंदर-अंदर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एक पोखरण मूवी बनी है इस पे, देखी होगी आप लोगों ने, देखी है पोखरण मूवी? और यस सर। इमरजेंसी देखा होगा तो उसमें स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट आता है, इंदिरा गांधी वो करती हैं और उसी समय जो संपूर्ण आंदोलन चल रहा था उससे न्यूज़ का ध्यान हट के इस पे आ जाता है, एकदम से टॉपिक चेंज, ठीक है? तो जब से एटम बम आ गया तब से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, सब लोगों ने प्रतिबंध लगाया, भारत ने कहा लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को मैसेज किया गया कि भारत के पास भी अब एटम बम है, तो सबके अंदर एक डर आया। अब थर्ड वर्ल्ड वार क्यों नहीं होगा? तृतीय विश्व युद्ध क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबके पास एटम बम है और मारेंगे तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो सैन्य शक्ति मुगल सेना जो थी, वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी। लेकिन कहाँ थी? ज़मीन पर। नेवी पे कैसे लड़ते हैं ये मुगल सेना को पता नहीं था। उसी समय टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान नेवी का महत्व समझते थे। तो वो नेवी का मतलब समझ रहे हैं ना पानी में लड़ाई कैसे लड़ते हैं। ज़मीन पे लड़ने में मुगल सेना का कोई ज़ोर नहीं था। लेकिन जो अंग्रेज़ थे, वो पानी में लड़ने का कला जानते थे
और नेवी बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वो आप देखेंगे जो ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है, सारे ही समुद्र के किनारे बसे हुए हैं और वहाँ बिना नेवी के काम ही नहीं हो सकता है। तो उसी के दम पे वो इंडिया तक पहुँचे थे, उसी नाव पे आकर के यहाँ तक पहुँचे थे। अगर भारत के पास अगर मुगल सेना के पास उस समय नेवी स्ट्रांग होता या वो कूप मंडूक नहीं होते, दुनिया के देशों के भी हाल-चाल लेकर के रखते, तो भारत गुलाम नहीं बनता। टीपू सुल्तान सब हाल-चाल लेकर के रखते थे। उनका फ्रांस से था सब कुछ। आते-जाते थे, देखते रहते थे क्या चल रही है। तो देश दुनिया की नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। नहीं नॉलेज रहेगा तो कब कहाँ कोरोना फैला और कब भारत आ गया पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है? तो चाइना में जब कोरोना फैला तो यहाँ के लोग स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे थे। जब इंडिया में आ गया तब लेना शुरू किया इन लोगों ने। तो देश दुनिया के खबर होने से ये सारी चीज़ें होती। तो एक मजबूत सेना होना चाहिए शासक के पास, तभी वो कर पाएगा अपने राज्य की सुरक्षा और स्टेबिलिटी। तो शासन में स्थिरता लाने के लिए और शासन की सिक्योरिटी के लिए, शासन की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य शक्ति पे महत्व दिया मैकियावेली ने, ठीक है? अब देखेंगे कि आज जो आधुनिक राष्ट्रों में सैन्य शक्ति का निर्माण होता है, 26 रिपब्लिक डे पे क्या किया जाता है? हम प्रदर्शन करते हैं अपनी सैन्य शक्ति का। क्योंकि प्रदर्शन करके सबको डराए रखना है ताकि सबको पता चले कि अच्छा इनके पास है। तो शक्ति का तो महत्व तो है ही है। सारे देवी-देवता इसीलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो शक्तिशाली हैं। क्या किसी कमज़ोर की पूजा होती है? क्या कोई देवता ऐसा है जो बिना चक्र, गदा, त्रिशूल के है? कोई भी ऐसा देवता नहीं होगा, सबके पास है और शक्ति है इसलिए लोग डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पावरफुल है, ठीक है? और डरते हैं तो लोग शांत रहते हैं। नहीं डरे तो शांत नहीं रहेंगे, अशांत हो जाएँगे, अशांति फैला देंगे, समाज की स्थिरता खत्म हो जाएगी। ये रियलिटी है, माइकियावेली कह रहे हैं। धर्म को लेकर के मार्क्स ने क्या कहा, गांधी ने क्या किया, अम्बेडकर ने क्या किया, सब आपको पता है। मैकियावेली ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, ठीक है? लेकिन उन्होंने ये कहा कि धर्म को एज़ अ टूल्स यूज़ कर सकते हैं राजनीति में। तो आप देखेंगे कि आजकल जो लोग धार्मिक विश्वासों का उपयोग करते हैं, जैसे सरकारें क्यों बाबाओं को प्रमोट करती है? क्योंकि वहाँ से उनको वोट मिलता है, वहाँ से फंडिंग मिलती है, क्योंकि जनता बाबा के नाम पे पैसा दे देती है। बाबा के नाम पे अब देखिएगा जितने भी बाबा हैं, सब किसी न किसी पार्टी का झंडा लेके घूमते हैं, क्योंकि बिना पार्टी का झंडा लिए वो रह ही नहीं पाएँगे। ठीक है? और जिस पार्टी का झंडा लेके घूमते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट करती है। तो धर्म के थ्रू अभी जो कुंभ का हुआ है, कितने करोड़ लोगों ने नहाया? 50 से 60 करोड़ लोगों ने जाके स्नान किया। इतना प्रदूषित हो गया वहाँ का पानी कि वहाँ से नहाने के बाद आकर के लोग बीमार पड़ गए। ठीक है? लेकिन धर्म के नाम पर जाना है वहाँ, जाओ सब लोग। कितने लोग मर गए, कितनी अराजकता आई। तो ये क्या यूज़ किया गया? ये एक धार्मिक विश्वास को यूज़ किया गया और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको बढ़ावा दिया क्योंकि राष्ट्रवाद, धर्म और संस्कृति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना है। तो राजनीतिक एंगल के जो स्टूडेंट होंगे, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक पक्ष ये भी है। एक पक्ष तो है ही है भारत की संस्कृति और सभ्यता प्राचीन काल की, वो तो है ही है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है। इससे भी नकारा नहीं जा सकता। ठीक है? तो धार्मिक विश्वासों का उपयोग राजनीति में होता रहता है। क्या प्रभाव पड़ा मैकियावेली के विचारों का जब वो इटली में दे रहे थे? किताब का क्या नाम है उनके? मैकियावेली की बुक का क्या नाम बताया मैंने अभी आप लोगों को? द प्रिंस। प्रिंस। द प्रिंस। तो इससे जो इन्होंने आइडियाज़ दिए, उससे यथार्थवादी राजनीति की नींव रखी गई। क्योंकि इसके पहले नैतिकता की बात हो रही थी, आदर्श की बात हो रही थी, अब यथार्थ की बात होने लगी। ठीक है? जितने भी डिप्लोमैटिक स्ट्रेटजीज़ हैं, वो रखी गई। कूटनीतियाँ, केवल नैतिकता से काम नहीं चलेगा, कूटनीति भी आएँगी उसमें। ठीक है? तो आधुनिक राष्ट्रवाद और जो पावर पॉलिटिक्स है या अधिनायकवाद, ठीक है? इन सब पे मैकियावेली के सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कैसे सवाल पूछे जाएँगे मैकियावेली से? जैसे मैकियावेली ने किस पुस्तक में अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए? तो आपको पता है तो बता देंगे तुरंत। तो पुस्तक पूछ लेता है, कोटेशंस पूछ लेता है, स्टेटमेंट पूछ लेता है, विचार पूछ लेता है किसने दिया है, मैच वाला दे सकता है। तो मैकियावेली के अनुसार एक शासक को क्या अधिक होना चाहिए?
प्रेम करे सबसे, नैतिक हो, नैतिक नहीं होना चाहिए, डरावना, दयालु। तो भय आपने पढ़ा है कि मैकियावेली ने भय दिया है, भय बिनु होई न प्रीत, तुलसीदास भी कहते हैं, ठीक है? तो भय होना ज़रूरी है। राजनीति में सबसे ऊपर क्या है, सर्वोपरि क्या है? सत्ता को पाना और उसका संरक्षण। तो आप देखेंगे कई सारे लोग इसलिए सत्ता में नहीं आते कि उनको जनता का हित करना है और बाकी चीज़ें करनी है। उनको ये है कि बस सत्ता पाना है और जब तक हो सके अपना पद बचा के रखना है। जो मुख्यमंत्री वो चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनता रहूँ, जो विधायक है वो सोचता है मैं विधायक बनता रहूँ और इसी पद पाने के चक्कर में ये लोग काम भी करते हैं, क्योंकि अगर अच्छा काम नहीं करेंगे जनता वोट भी नहीं देगी और अच्छे काम का आवरण ओढ़ के बुरे काम भी करते हैं, क्योंकि बुरा काम नहीं करेंगे तो सत्ता में टिक ही नहीं पाएँगे। अब किसी को मंत्री बनने के लिए इतना सारा पैसा देना पड़ता है, तब जाके करोड़ों रुपए देना पड़ता है, तब जाके टिकट मिलता है। तो क्या एक सामान्य व्यक्ति नैतिक जीवन जीते हुए इतने करोड़ रुपए कमा सकता है, दे सकता है किसी को? ये आदर्शवादी बात है, यथार्थवादी बात नहीं है। तो लोकतंत्र में सब कोई सरकार में जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में क्या सब कोई सरकार जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है। एक बार आप अपने गाँव में प्रधान के पद पे उठ कर के देखिए, बाकी तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपकी पूरी कुंडली खोल दी जाएगी, आपके सारे कमियों को गिनवाएँगे बाकी लोग, ये प्रधान के पद पे कैसे उठ गए, इनको एकदम मतलब आपके ऊपर मुकदमे हो जाएँगे, केस हो जाएँगे और दुनिया भर की इतनी सारी चीज़ें हो जाएँगी कि आप उनसे उलझेंगे कि जनता की सेवा करेंगे, यही होता है। मार-पीट हो जाती है, प्रधानी के चुनाव में गोली चल जाता है, तो नैतिकता कहाँ है? सत्य कहाँ है? आदर्श कहाँ है? यथार्थ तो यही है। हाँ, अगर कोई बहुत बाहुबली टाइप का उठ गया है, तो सब लोग डर के मारे चुप रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा उनसे। एक मूवी बनी है रेड, देखी है आप लोगों ने? बहुत शानदार मूवी बनी, वो करप्शन पे है, यस सर। लेकिन उसमें जो बाहुबली हैं, उसमें देखना चाहिए कि किस तरह से भय है और वो इंदिरा गांधी के समय की बात है। मूवी का नाम है रेड, RAID। बहुत शानदार मूवी है, मेरी फेवरेट मूवी है, मैंने इसको 4-5 बार देखी है, हर बार मुझे मज़ा आता मेरी भी सर। है। इस मूवी में आप देखेंगे कि अजय देवगन नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ मतलब एक नौकरशाह है जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, जो ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पे चलते हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिक्स का दिखाया है कि जो नेता हैं, जो बाहुबली हैं, वो किस तरीके से उनका दबदबा होता है और जब ये रेड मारते हैं तो प्रधानमंत्री तक जाते हैं वो। और प्रधानमंत्री फ़ोन करते हैं इंदिरा गांधी, ये सच्ची घटना पे आधारित मूवी है। मोस्ट ऑफ द जो मूवीज़ का रेफरेंस मैं देता हूँ, वो सच्ची घटना पे आधारित होती है, क्योंकि मुझे रियल लाइफ बेस्ड मूवी ही पसंद है। वो वाली मूवी भी पसंद है, सुपरमैन वाली भी अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो चिल वाले भाव में देखना हो कि अब दिमाग थोड़ा-सा अलमीरा में रख देता हूँ, थोड़ी देर टेबल पे रख देता हूँ, उसके बाद देखना। लेकिन उसमें भी कुछ साइंस, टेक्नोलॉजी और फ़िक्शन जो दिखाता है, वो शानदार होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इमेजिनेशन का भी महत्व तो है ही है। अरस्तू की आज की क्लास में इमेजिनेशन आएगा ही, लेकिन वो साहित्य का पाठ है, तो इसलिए आप लोगों की क्लास अलग कर दी गई है। तो क्योंकि वो आप लोगों के काम का नहीं है। ऐसे इंटरेस्ट में ज्ञान के लिए तो पढ़ा ही जा सकता है, परीक्षा के लिए नहीं आएगा आपसे, वो साहित्य में पूछेगा। ठीक है? तो रेड मूवी देखनी चाहिए, बहुत शानदार मूवी है और उसमें देख पाएँगे कि राजनीति कैसे होती है और अगर वो इतने स्मार्ट नहीं होते क्योंकि इंदिरा गांधी ने फ़ोन कर दिया इनको, जहाँ टैक्स मार रहे थे उनके घर पे, बाहुबली थे और इन्होंने कहा कि मैडम आप रिटन में एक ऑर्डर भेज सकती हैं, क्योंकि मेरी बात प्रधानमंत्री से ही हो रही है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि फेक कॉल भी आ सकती है मेरे पास। अब कोई प्रधानमंत्री जो सत्ता में है, वो कोई भी अनैतिक कार्य लिख करके देगा कि नहीं लिख करके देगा? नहीं लिख करके दे सकता है। तो आप कभी भी जब कहीं जाते हैं और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ है और कोई आप वो आपसे कह रहा है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा या करूँगा और अनैतिक है, उसके पद और गरिमा के विरुद्ध है, तो आपको बस इतना ही कहना है कि सर एक लिख करके दे दीजिए और मैं दावे से कह रहा हूँ कोई लिख करके नहीं देगा, क्योंकि दे ही नहीं सकता लिख करके, ठीक है? और ये इन्होंने जब बोला, तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि आप इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं रिटेन ऑर्डर पे? तो इन्होंने रीज़न दिया कि इसलिए कि मैम मेरी प्रधानमंत्री से ही बात हो रही है, ये मेरे और बिल्कुल होना चाहिए,
क्योंकि कल को प्रधानमंत्री बोल देंगे मैंने बोला ही नहीं था, तो अधिकारियों के ऊपर गाज गिर जाती है कि भाई किसने बोला था? तो प्रधानमंत्री का कॉल आया था, कहाँ कॉल आया था? किसने कॉल किया था? दिखाओ। और रिटर्न में आपके पास कोई ऑर्डर होता है तो आपके पास भी एक पुख्ता सबूत होता है कि ये मेरे पास रिटर्न में आया है, देखिए प्रधानमंत्री का ऑर्डर है। प्रधानमंत्री ऑर्डर इतना जल्दी इशू करेगा नहीं रिटर्न में, वो भी किसी भ्रष्टाचारी आदमी को, जहां पे इतने करोड़ रुपए काला धन पाया गया उसको बचाने के लिए। तो कोई उस समय साथ नहीं देगा, सब लोग साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर आया, लेकिन प्रेशर को उनको पता है कि कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं, राजनीति का वास्तविक रूप आपको उसमें दिखाई देगा। कौन सा विचार मैकियावेली से संबंधित नहीं है? राजनीति और नैतिकता अलग होनी चाहिए, तो मैकियावेली ने कहा था कि नहीं कहा था? बोला। राजनीति और धर्म अलग होना चाहिए कि राजनीति और नैतिकता अलग होनी चाहिए? क्या बोला था उन्होंने? सर धर्म नैतिकता का अलग त्याग। होना चाहिए। नैतिक नहीं, त्याग बोला था, नैतिकता का त्याग बोला। और राजनीति और धर्म को जो लोग मिला देते हैं तो उसको बोला था अलग होना चाहिए, तो ये नहीं है। अलग होना चाहिए। राज्य की स्थिरता के लिए मजबूत सेना आवश्यक है, ये बोला था उन्होंने, नैतिकता भी तो बोला हुआ है। सर लेकिन आपने जब बताया था उसमें तो सिर्फ धर्म की बात की गई थी। नहीं सर, चौथा पॉइंट आपने यही बताया है, नैतिकता हाँ, का त्याग। पहले rejection of- पहले मुझे पहले पता- पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में आपको क्या बताया गया है? धर्म का तो होना ही चाहिए, राजनीति, नैतिकता और राजनीति को अलग करना चाहिए। तो कंफ्यूज मत होइए आप लोग, ठीक है? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। करेक्ट है। तो राजनीति और नैतिकता अलग होनी चाहिए, ये मैकियावेली ने बोला है। राज्य की स्थिरता के लिए मजबूत सेना होनी चाहिए, ये भी उन्होंने बोला है। लोकतंत्र सबसे उत्तम शासन प्रणाली है, ये उन्होंने नहीं बोला है। शक्ति ही शासक की सबसे बड़ी संपत्ति है, ठीक बात है, शक्ति पे वो जोर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन से विचार मैकियावेली से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन क्या होगा? सी वाला नहीं है, बाकी है। ठीक, तो जो नहीं वाले क्वेश्चन पूछता है, तो मैं क्या करता था, जब भी नहीं वाले क्वेश्चन है तो नहीं को मैं सर्किल कर लेता था। अभी तो ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, तो नहीं वाले को ध्यान देना है आप लोग, यहाँ ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एग्जाम के पहले जो मैं बताता हूँ हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो उसमें ये चीज आपको बताई जाएगी। तो जब भी नहीं जहां लिखा हो तो ध्यान देना है, वो अक्सर हम जल्दी में गलती कर देते हैं। मैकियावेली को किस विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? उदारवाद, समाजवाद, यथार्थवादी राजनीति, धर्मनिरपेक्षता? यथार्थवादी। यथार्थवादी राजनीति। ठीक है, अब मैंने कुछ इनके प्रमुख स्टेटमेंट और कोटेशंस आपको दिए हैं, परीक्षा में पूछ लेता है कि ये कथन किसका है। तो जो इन्होंने सिद्धांत दिए उससे रिलेटेड कुछ पंक्तियां आपको पता होनी चाहिए। जैसे शक्ति और राजनीति पे इन्होंने क्या बोला है? तो इन्होंने बोला था कि शक्ति और राजनीति हासिल करने के लिए साधन पवित्र होना चाहिए कि नहीं पवित्र होना चाहिए? नहीं पवित्र होना चाहिए। तो शक्ति हासिल करने के लिए साधन चाहे जैसे भी हो, यदि परिणाम अच्छा है तो उन्हें न्यायोचित ठहराया जा सकता है। द एंड जस्टिफाई द मीन्स, अंत भला तो सब भला। डजेंट मैटर कि अपने साधन नैतिक था कि अनैतिक था। राजनीति में नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, केवल शक्ति और सत्ता महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये मैकियावेली का स्टेटमेंट है। यदि आपको सत्ता बनाए रखनी है तो डर, भय की बात किया इन्होंने। इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। अगर आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते तो आपको डर बना के रखना है, ठीक है? क्योंकि प्यार से ज्यादा डर से लोग कायदे से रहते हैं। घर में आप लोग कायदे से किसकी वजह से रहते हैं? मम्मी की वजह से, पापा की वजह से? छोटा सा एग्जांपल लीजिए, समाज का छोड़ दीजिए। जैसे ही पता चलता है, कुछ लोग मम्मी की वजह से भी रहते हैं, क्योंकि कुछ मम्मियां भी जो होती हैं तो प्यार ज्यादा नहीं करती हैं, उठा के पटक देती हैं 1 मिनट में, या पीट पाट के बराबर कर। हाँ मैं बोलिए, ऐसी मम्मियों में से हूँ। आप ऐसी मम्मी में से हैं, तो आप मैकियावेली से सहमत हैं कि भय जरूरी है? परिवार बहुत जरूरी है, अनुशासन के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो तुलसीदास भी यही बोले, भय बिनु होई न प्रीत। सबको पता है कि पापा जो ऐसे प्राणी हैं उसमें प्रेम होता है, लेकिन थोड़े सख्त टाइप का प्रेम होता है। तो पीट देंगे या तो कूट देंगे पकड़ के। तो जैसे पता चलता है कि पापा आ चुके हैं घर में, तो बच्चा अपने आप किताब उताब लेकर के और शांत हो जाता है। उसको पता होता है कि अभी प्रोटोकॉल चल रहा है। वो इंतजार करता है कि पापा कब जाएंगे घर से। जैसे जाएंगे फिर तांडव करना शुरू हो जाता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है डर का। सफल शासक वही होता है जो न केवल अच्छा हो, बल्कि बुरा जानने की भी कला, बुरा बनने की कला भी जानता हो। तो अगर आप पॉलिटिक्स में है, बुरा नहीं बनेंगे तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैकियावेली कह रहे हैं। आप लोग ये मत सोच लेना कि सर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैकियावेली कह रहे हैं। मैकियावेली जो कह रहे हैं वो बता रहा हूँ।
तो उसको ध्यान देना है। और ये सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता, ये यथार्थ है, आदर्श जो भी हो लेकिन यथार्थ है। शासन और नीतियों में क्या बोला? कोई भी सरकार उतनी मजबूत होती है जितना उसके नेताओं का चरित्र। तो इस चीज को ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कोई भी सरकार है और नीचे का जो उनका होता है मंत्री, विधायक, सांसद, आप देखेंगे जब ये लोग अनैतिक कार्य करते हैं तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे जनता तक पहुंचती है तुरंत उसको बर्खास्त कर देते हैं लोग। जैसे इंदिरा गांधी का ही एग्जाम्पल लीजिए, रेड मूवी का। जब उनको पता चला कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में थे, बहुत पावरफुल थे, विधायिका में थे ये विधायक जी, और मतलब इनका इतना पहुंच था कि ये प्रधानमंत्री तक चले गए, इतने पावरफुल थे। प्रधानमंत्री से बात करने चले गए, इतनी जल्दी मीटिंग नहीं हो पाती प्रधानमंत्री से, इतने पावरफुल थे। क्योंकि इन्होंने बोला इंदिरा गांधी से कि अगर आप इस पे नहीं लेंगी मैडम तो मैं सबसे ज्यादा आपको वो देता हूँ, पार्टी को फंड देता हूँ, और मेरा रसूख है अपने इलाके में, अगर आपने रेड नहीं रुकवाया तो मेरा रसूख खत्म हो जाएगा, और मेरा रसूख खत्म होने का मतलब आपकी पार्टी का रसूख खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। इंदिरा गांधी ने मन में कहा तेरे जैसे पार्टी में ना आते जाते रहते हैं। इंदिरा गांधी ने कुछ बोला ही नहीं, और फिर उसने वेट किया और उठ के चले गए। क्यों? क्योंकि सरकार अगर पब्लिकली कोई अनैतिक है तो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, इंटरनली भले ही कर ले पार्टी के दबाव में कि पार्टी बचा रहे, तो किसी भी सरकार का इमेज उसके नेताओं से बनता है, उसके जो फॉलोअर्स हैं उनसे बनता है। ठीक है? राजा शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। तो शेर मतलब शक्ति वाला, और लोमड़ी का मतलब चालाकी भी होनी चाहिए उसमें, ताकि भेड़ियों से डराए लोमड़ी, ताकि वो जाल में ना फंसे। ठीक? ताकि जो मजबूत लोग हैं उनसे डरे रहे, और लोमड़ी अगर रहेंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। तो बीच-बीच में प्रधानमंत्री जी लोग रोते-वोते भी रहते हैं, समझ रहे हैं ना? ताकि जनता की सिम्पैथी बनी रहे। बीच-बीच में जनता के बीच में आके रोना भी पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैं 5 दिन खाना नहीं खा पाता हूँ, मैं देश की सेवा में लगा रहता हूँ, मेरे पास समय नहीं मिलता है खाना खाने को, मशरूम खाने का समय मिलता है बस। जस्ट जोक्स अपार्ट। हँसी मज़ाक के लिए, तनाव के लिए ना। बताना पड़ेगा भाई, नहीं बताएँगे तो जनता कैसे लगेगा आप जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, कैसे लगेगा? नहीं लगेगा फिर। अ प्रिंस मस्ट बी अ लायन एंड अ फॉक्स। दोनों ही होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी किस्मत के भरोसे रहता है वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। आप सोचेंगे कि मैं नैतिकता के पथ पे चल रहा हूँ और ईश्वर आएगा मुझे बचाएगा, दिक्कत है इसमें। ठीक है? क्योंकि आपको अपनी सरकार खुद ही बचानी पड़ेगी। सफल राजा वही होता है जो अपने शत्रुओं से एक कदम आगे सोचता है। जैसे जो पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो पुलिस बोलते हैं कि हमसे बड़ा बदमाश कौन है? सबसे बड़े बदमाश हम ही हैं। क्योंकि जो बदमाशी नहीं करेगा, वो एक बदमाश कैसे सोचता है, कैसे जान पाएगा? जान ही नहीं पाएगा। तो पुलिस क्राइम सीन पे पुलिस की तरह नहीं सोचती है, क्राइम की तरह सोचती है, जो क्रिमिनल होता है उसकी तरह सोचती है। तब जाके वो जो केस होता है उसको सुलझा पाती है। ठीक है? युद्ध से बचने के प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि आप युद्ध से बचते हैं तो आपके पास स्वयं आ जाता है। ठीक है? तो आप सोचेंगे मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं शांति पे जाऊँगा। बगल वाला कह रहा है कि मैं साम्राज्यवादी नीति अपनाऊँगा, तो आपकी शांति व्यवस्था काम आएगी कि वो हड़प लेगा आपका राज्य? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अंग्रेजों की हड़प की नीति सुनी है आप लोगों ने? कैसे वो हड़प लेते थे, पूरे-पूरे रजवाड़े, राज्य सब हड़प लिए, धीरे-धीरे पूरे भारत को हड़प लिया उन्होंने। यस सर। तो वो नैतिक रास्ते पे चल रहे थे कि अनैतिकता के रास्ते पे चल रहे थे? किसी नैतिक दूसरे के राज्य को हड़प लेना, ये तो अनैतिक है। गांधी जी क्या बोलते थे कि नैतिकता करने से आपके अंदर साहस आती है, नैतिकता करने से आपका सेल्फ मजबूत रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनैतिकता के रास्ते पे जाकर के आप कुछ दिनों के लिए सत्ता पे तो रह सकते हैं, पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन उसमें जो बाहुबली की हालत दिखाई है ना, कि उसके घर परिवार के लोग ही उसको धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब आप अनैतिकता के रास्ते पे जाएँगे, आप चीट करेंगे, आप धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, तो आप एक ऐसे समाज की, एक ऐसे परिवार की निर्माण करेंगे जिसमें आपके घर वाले ही आपका साथ नहीं देंगे। और फिर वैसे पद का, वैसे पैसे का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। नैतिकता के रास्ते पे जब आप जाएँगे, सत्य के रास्ते पे जाएँगे, तो आपके लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें उन्हें ये पता होगा कि आपने समझौता नहीं किया, आप अपने वसूलों पे टिके रहे।
तो सुकरात को हम क्यों पढ़ते हैं? सुकरात को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि सुकरात ने अपने वसूलों के साथ समझौता नहीं किया, नैतिकता के रास्ते पर थे। गांधी जी इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत से कैसे लड़ पाए? नैतिकता और सत्य के रास्ते पर, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, क्योंकि उनको आजादी चाहिए थी, लेकिन खूनी क्रांति करके नहीं, हिंसा करके नहीं, क्योंकि अगर हम साधन गलत यूज करेंगे तो साध्य भी गलत ही होगा। किसी की जान लेकर के शांति व्यवस्था स्थापित करना ठीक बात नहीं है। आप समझ रहे हैं? नहीं तो बकायदा इंडिया ब्रिटेन में युद्ध होता और फिर जो जीतता वो शासन होता उसका। इसमें कितनी खून बहते, कितने लोग मर जाते। लेकिन गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने से अंग्रेजों को एक दिन मजबूर होकर के भारत छोड़ के जाना पड़ा। केवल एक कारण वो नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक कारण वो भी था। ठीक है? जिसमें युद्ध करने के लिए सामने वाला युद्ध करने के लिए बोल रहा है, तब भी युद्ध नहीं करना है। राजनीतिक खेल में नैतिकता का त्याग आवश्यक है क्योंकि तो ये कुछ कोटेशंस हैं जो उन्होंने बोला है। कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है, उससे रिलेटेड है। तो अगर आपको सिद्धांत पता है कि उन्होंने क्या क्या बोला है, तो ये पढ़ के आप समझ जाएंगे और कर पाएंगे आप लोग। ठीक है? तो राजनीति और नैतिकता अलग अलग चीजें हैं। शक्ति बनाए रखने के लिए कभी कभी अनैतिक कारण भी आवश्यक होते हैं। डर और शक्ति प्रेम अधिक प्रभावी होता है। एक शासक को परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है? तो चूंकि बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को आपको पढ़ना है, पहली चीज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चूंकि आपको एग्जाम के लिए बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ना है, किसी 1 2 3 4 5 को नहीं पढ़ना है। ठीक है? तो हमारा अप्रोच क्या होगा कि वो जो पॉलिटिकल थिंकर है उसके इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थॉट्स क्या है उसके बारे में जाने, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं उसके बारे में जाने, स्टेटमेंट उसका पढ़ लें हम लोग। क्योंकि जब परीक्षा आप देने जाएंगे तो कम से कम 20-25 पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ के जाएंगे। और अगर आपने एक को बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है तो कंफ्यूज होने की स्थिति बहुत ज्यादा आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कॉम्पिटिटिव अप्रोच ये कहता है कि मेन चीजों को आप ध्यान में रखिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए, लेकिन मेन चीजों को ध्यान रखिए, जिससे कि परीक्षा में जब सवाल पूछे तो आइडेंटिफाई कर पाए। और एक ही थिंकर तो है नहीं। ठीक है? तो अभी मैं आपको एक क्लास में एक थिंकर को पढ़ा रहा हूँ, आगे हम लोग एक क्लास में 2 थिंकर्स को भी पढ़ेंगे। तो आपको थॉमस हॉब्स का नोट्स भेजा है मैंने, उसको पढ़ लीजिएगा, 2-3 पेज का नोट्स है। और इसके बाद लॉक और रूसो का भी होगा, हीगेल भी है। ठीक है? और जॉन स्टुअर्ट मिल है, मार्क्स को पढ़ लिया आपने, ग्रामसी है, हन्ना अरेंट है, फ्रांज फनान है, माओ जेडांग है, जॉन रॉल्स हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स को। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नोट्स को पढ़ करके आएंगे आप लोग और क्लास के बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे। नोट्स बनाते रहना, इसका प्रिंट आउट लेकर के नोट्स के साथ अटैच कर सकते हैं आप लोग इसको, और रिवीजन करना है बार बार। इतना पढ़ लेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बताइए दीप्ति। सर मैं ये बोल रही थी, जो कल वाली रिकॉर्डिंग है ना, कल मैं क्लास में अवेलेबल नहीं थी, तो रिकॉर्डिंग नहीं मिली मुझे, तो कहाँ मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया। कहाँ देखा आपने रिकॉर्डिंग? मैंने टीचमेंट पे नहीं, कल नाइट, क्योंकि मैं नाइट में करती हूँ ना क्लासेस कंप्लीट। पॉलिटिकल साइंस वाले में देखा कि पेपर 1 वाले में? सर पेपर 1 वाले में भी देखा, तो एक डेट में सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग थी जो कि पेपर 1 की थी। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। कभी कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, हालांकि ऑन होती है, वो नहीं उठाता है। तो देखते हैं, अगर नहीं होगा तो आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू, क्योंकि फिर मेरा इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं। कभी कभी दीप्ति ना रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती है, जैसे आज भी, अब गूगल मीट पे ऑन नहीं था ये क्लास ना, टीचमेंट पे ऑन था, तो कभी कभी नहीं मिल पाएगी रिपोर्ट। अगर नहीं हुई तो फिर क्लास फिर से लेना पड़ेगा, तो उसका वही ऑप्शन है। तो डेली नहीं, क्लास बने। मैं फिर एक काम करती हूँ सर, कि मैं ना उसे उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग पूरा रीड करके समझ लेती हूँ, जो मुझे डाउट होगा उन वर्ड्स को मैं आपको सेंड कर दूंगी। हाँ करिए। और आप लोग डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं? डिस्कशन के लिए ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का। आप लोगों के ये जो सारे, मेरी बस बात। आज लास्ट है, इसके बाद डिस्कशन ही चालू करेंगे, क्योंकि मेरा कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। हाँ, जैसे कि इस तरह की चीजें, रिकॉर्डिंग नोट्स आप लोग आपस में बात करके ले सकते हैं। जहां लगे कि अब मेरी जरूरत है तो मुझे बताइए। जैसे आप कल क्लास में नहीं आई, तो आपके दोस्त क्लास में आए थे, ये लोग आए थे ना? यस तो सर। हाँ, इनसे भी आप बात कर यस सर। सकती हैं, नोट्स ले सकती हैं। डिस्कशन करने का यही फायदा होता है, क्योंकि डेली क्लास नहीं ले पाएगा कोई भी, कुछ काम आएगा नहीं हो पाएगा। तो आपने आपस में बात कर लिया, पूछ लिया कि हाँ क्या पढ़ाया सर ने, अच्छा ये पढ़ाया, ठीक है, आपका रिवीजन हो गया। फिर आप क्लास में आए तो आज आपका कंटिन्यू हो गया ना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो जाए, गूगल मीट पे भी हो जाए, लेकिन कभी कभी नहीं होगा। और दूसरी चीज ये कि जो ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं ना, फाउंडेशन वाले ग्रुप में, चेतन
उसमें डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि उसमें डिस्कशन करेंगे अगर आप लोग, तो 60, 70, 80 लोग हैं उस ग्रुप में। फिर वो ग्रुप ना स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स आपको नहीं मिलेगा उसमें से, क्योंकि उसमें फिर सब कोई क्वेश्चन डालेगा, ये डालेगा, दिक्कत है, इसलिए ग्रुप अलग बना है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? सर मैं वो एमसीक्यू भी उसी के लिए डालता हूँ कि एटलीस्ट किसी को कुछ नहीं समझ में आया फिर कुछ तो उसमें कुछ डिस्कशन हो सके, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है तो फिर मैं आंसर करके छोड़ देता हूँ उसे। नहीं, एमसीक्यूज फाउंडेशन बैच में नहीं डालना है, डिस्कशन वाले में डालना है। फाउंडेशन जी बैच, सर। कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अपने वाले ग्रुप में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3, हाँ। 4, 5 नहीं भी नहीं, लोग हैं अगर आप लोग कहेंगे तो पूरे बैच का मैं एक अलग ग्रुप डिस्कशन के लिए, क्योंकि फाउंडेशन बैच में ना नोट्स डाले जाते हैं। चलिए पेपर 1 वाली क्लास में मैं बताऊंगा सबको एक साथ, ठीक है? क्योंकि ओके बाकी लोगों को बताना, ठीक है? ओके ओके सर।